हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम हमारे चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गुलाम का नियम। तो देखिए, अब तक हम जो इस चैप्टर में पढ़ते आए थे कि भाई जो धनात्मक आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते थे, दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। देखिए, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है वो एक तरह का बल होता है। कौन सा बल होता है? विद्युत बल होता है। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी विद्युत विद्युत बल। ठीक है। अभी जो विद्युत बल होता है इसको कैसे पता किया जाए, इसके परिमाण का कैसे पता किया जाए। तो दिमाग में जब क्वेश्चन आया कि इस बल का किस तरह से हम परिमाण निकालें, तो हमारे कुलाम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, किसे बोलते हैं? कुलाम का नियम। तो इस कुलाम के नियम के हिसाब से, ये जो कुलाम का नियम है इसके हिसाब से क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ये नियम बताता है। अब देखिए, स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं। स्थिर बिंदु आवेश, अभी हम कौन सी विज्ञान की शाखा पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, यानी कि हम जो हमारे आवेश ले रहे हैं किसी माध्यम में, कौन सा माध्यम है ये? निर्वात। जो गुलाम ने इस बल को निकालने के लिए जो आवेश लिए थे, तो प्रयोग जो किया था वो किस माध्यम में किया था? निर्वात में या वायु में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो निर्वात में हम ये प्रयोग कर रहे थे, जो हमारे गुलाम थे। ठीक है, और उन्होंने बताया जो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। देखिए, स्थिर बिंदु का मतलब ये आवेश कैसे हैं, इनको कील ठोक के स्थिर कर दिया। ऐसे मान लीजिए ये स्थिर है, बिल्कुल रेस्ट पे है। ठीक है, और एक आवेश इसके पास में रख दिया, ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, दोनों की प्रकृति कैसी है? समान है। तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो ये जब इसके ऊपर बल लगाएगा तो कितना हो जाएगा? F21। F21 का मतलब है कि दो पर कौन बल लगा रहा है? एक। और यहाँ पे देखिए, जो Q1 पे बल लगाएगा Q2, ठीक है, और वो बल होगा F12, यानी 1 के ऊपर 2 बल लगा रहा है, F12। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके। तो ये जो हमारा नियम है वो इस बल का परिमाण बताएगा। ठीक है, किस तरह से इसको निकालते हैं, उसके गुणधर्म बताएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा विद्युत बल होता है, ठीक है, जो हमारा विद्युत बल होता है वो Q1 और Q2 Q1 और Q2 के परिमाण जो होता है ना, गुणनफल के परिमाण, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, Q1 Q2 के जो गुणनफल के जो परिमाण होते हैं उसके समानुपाती होता है, तथा इनके मध्य की दूरी कितनी है? R। ये R दूरी पर स्थित है दोनों आवेश। तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक तो मैंने बोला समानुपाती और एक बोला मैंने व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं एक बार। तो देख लीजिए, ये वाला फोर्स मैं ले लेता हूं। F21 है, वो क्या है? Q1 समानुपाती किसके है? Q1 और Q2 के परिमाण के। और F जो 21 है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए इसे। और F21 जो है हमारा व्युत्क्रमानुपाती किसके है? 1/r², यानी इन दोनों के मध्य की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा F21 है वो समानुपाती तो किसके है? इन दोनों कंबाइंड रूप में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 के, और इसकी व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब देखिए आगे नियम क्या बोलता है। आगे नियम बोलता है कि जो हमारा बल होता है, अगर मैं इसको लिखूंगा, इसका अगर मैं ये समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो हमारे पास में एक स्मॉल के नाम से एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल के ये। ठीक है, तो ये लिखूंगे Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब देखिए ये जो कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं अपन समानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं इसे? समानुपाती नियतांक। क्या है ये? समानुपाती
नियतांक। अभी समानुपाती नियतांक क्या होता है? ये देखिए, समानुपाती है, नियतांक है, कांस्टेंट तो है, लेकिन माध्यम बदलने पर ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो नियम में ये बोला है, कूलाम के नियम में, तो जो हमारा बल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? माध्यम की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमारा जो बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, यानी F21 है वो इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारे बल की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू कम आती है तो हमारा बल भी कम हो जाएगा। यानी ये जो इसमें लिख सकते हो, जो K होता है, K माध्यम की, K समानुपाती नियतांक माध्यम की प्रकृति बदलने पर चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसको लिख सकते हो परिवर्तित हो जाता है। यानी इसकी जो वैल्यू होती है K की, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या ले रखा है? निर्वात ले रखा है। तो निर्वात में अगर हम देखें, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूं यहां से। निर्वात जो है हमने ले रखा है, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी निर्वात के लिए? आपको याद रखनी है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसकी निर्वात की वैल्यू है। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है इस समानुपाती नियतांक की, मैंने क्या बोला? माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करती है। तो ये वैल्यू कैसे आई? तो ये वैल्यू ऐसे आई, देखिए, के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई, और हमारे पास माध्यम कौन सा है? निर्वात। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ नीचे का जो हमारा जो फिगर है वो मल्टीप्लाई किस हो जाएगा? निर्वात में है, तो यहाँ पे आएगी निर्वात की, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या आएगी? माध्यम की, जो निर्वात है, निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, और उसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये विद्युतशीलता जो आई है एप्सिलॉन नॉट, जब तक इसकी वैल्यू नहीं रखोगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ नहीं आ सकती। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है साइंटिस्टों ने, तो वो है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कहां से आई विद्युतशीलता की? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे परावैद्युतांक, जिसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू जो है वो कैसे आई? 1/4 पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 इंटू इसकी वैल्यू जो आप पुट करोगे 8.854 इंटू 8 है ये, और 10⁻⁻12, तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां से आई है। ओके, तो ये हो गई हमारे समानुपाती नियतांक की, इसको आपको याद रखना है निर्वात के लिए। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू ये है। ऐसे ही माध्यम चेंज हो जाएगा तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो बल है हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F21 को, F21 इक्वल्स टू 1/K की वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा बल आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन के अंदर। तो क्या आपको समझ में आया क्या ये डेरिवेशन? ये सबसे अभी तक का फर्स्ट डेरिवेशन है और आपको ये बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए, कूलाम का नियम है जो बताता है दो आवेशों के बीच, हमारे पास में आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाई दो आवेश जो होते हैं यदि वो समान प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल होता है, और उस प्रतिकर्षण को हम विद्युत बल भी बोलते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होते हैं जो दो आवेशों के मध्य लगते हैं उनको हम विद्युत बल भी बोलते हैं। तो ये नियम ऐसे बोलता है, कूलाम जी जो हमारे वैज्ञानिक थे वो ऐसे बोल रहे थे कि भैया जो विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल
के समानुपाती होता है, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि जो हमारा बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, ये आप 11th में भी आते हैं। ये चीजें, ये जो वर्ड होते हैं समानुपाती, ये बेसिक वर्ड होते हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि Q1 और Q2 की परिमाण तो समझते हो ना, परिमाण में यदि वृद्धि होती है, 11th क्लास में परिमाण पढ़ा होगा आपने, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में होता था कि भैया जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर परिमाण होता है और दिशा होती है, स्केलर में कोई दिशा नहीं होती है। वो सिंपल, जैसे हम वास्तविक संख्याओं का प्लस माइनस करते हैं वैसे ही उनका प्लस माइनस होता है। तो देखिए, अगर ये समानुपाती लगा हुआ है, ये क्या है, समानुपाती बता रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का परिमाण अगर यदि गुणनफल ज्यादा आता है तो हमारा फोर्स ज्यादा आ जाएगा, हमारा फोर्स भी कैसा आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमारा फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और ठीक है, तो और दूसरा था हमारा पॉइंट कि भाई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि भाई ये जो हमारा F21 फोर्स है, जो फोर्स है, प्रतिकर्षण फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यदि R की वैल्यू बढ़े, R का जो वर्ग है उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बल है वो इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू कम हो जाएगी। समानुपाती का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। दो राशियां जो होती है, वेरिएबल राशियां होती है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ती है उसके सापेक्ष, तो उसे बोलते हैं कि वो उसके समानुपाती है। और यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो एक के कम होने पे, जैसे मान लीजिए x है, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है और y की वैल्यू भी अगर बढ़ रही है, हमें दिख रही है, तो हम लिख सकते हैं x समानुपाती है y के। और यदि हम बोले कि x जो है हमारा वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/y, व्युत्क्रमानु कैसे लिखें, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम क्या होता है, y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। ठीक है, या y इनवर्स भी बोल सकते हो उसको आप। तो अब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैंने इसको 1/y व्युत्क्रमानुपाती लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं आई। अब देखिए, इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। भाई दो आवेश रखे हुए हैं, व्युत्क्रमानुपाती कैसे, दो आवेश रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आप बढ़ा के देखिए, इसको आप दूर ले जाइए। अभी इनकी मध्य की दूरी मान लीजिए 5 है, इसको आप जब बढ़ाओगे, 5 मीटर है, उसको जब बढ़ाओगे और लगभग 100 मीटर पे ले जाओगे, तो ये जो बल लग रहा है ना इनके बीच में, प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, ये अनुभव करना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, ऐसे ही ये एकदम नगण्य हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है नगण्य, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हमारा विद्युत बल है, वो क्या है, विद्युत बल क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको ये टर्म समझ में आई कि नहीं? अगर आपको आ गई है तो हमने दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं यहाँ पे, जी हमने लिख दिया। उसके बाद में फिर हमने देखा भाई समानुपाती नियतांक आया हमारे पास में, ये समानुपाती नियतांक है। अब आगे हमारे जो कूलाम के नियम ने बताया कि भाई हमारा जो फोर्स होता है वो इसके भी समानुपाती होता है, जो हमारा समानुपाती नियतांक है ना, उसके भी समानुपाती होता है। यानी अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखिए इक्वेशन में देखिए, अगर ये दोनों बढ़ेंगे और ये कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। ये नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, और ये हमारा अंश है। ठीक है, अंश की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हर की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, हमारा फोर्स उतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और के भी है इसमें साथ में, के की वैल्यू भी। यदि अंश हर की वैल्यू बढ़ती जाए और अंश की वैल्यू तो खैर वही है, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स कर दी हमने, लेकिन इसकी बढ़ाए जा रहे, तो एक टाइम पे ये फोर्स कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे नीचे वाली जो राशि है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए इन दोनों का परिमाण माना हमारे पास में, ये 2 कूलाम है, ये 2 कूलाम है। ठीक है, और ये हमारी नीचे कितनी थी, 5, मानी 5 स्क्वायर करोगे तो 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और के की वैल्यू मान लीजिए 1 आ रही है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आएगा, 4, नीचे कितना है, 10। अब 10 को आप बढ़ाओगे, ठीक है, मानो 10 को 10 से 12 कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 12 जो 12 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर हो गया मतलब 5 से आपने 12 कर दिया, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक कम आएगी। ऊपर वाली राशि कम है तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, कम आएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस नियम को हम क्या नियम बोलते हैं, व्युत्क्रम
वर्ग का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के नियम क्या बोला जाता है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताइए, तो आप बोलोगे कूलाम का नियम तो पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा। भाई कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीजें निकाली। अब हमने देखा भाई के की वैल्यू भी हमें निकालनी थी, तो के की वैल्यू जब हमने निकाली तो कैसे निकाली के की वैल्यू? के का मतलब होता है, के की वैल्यू आती है 1/4πε0। क्या होती है? 4πε0। ये रहा, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता ε0। इसकी वैल्यू फिक्स होती है यही 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और ये वैल्यू कैसे आई? इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ε0 इक्वस टू, क्या होता है? ε0 इक्वस टू 1/μ0 c²। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं निकालूंगा फिर इसकी वैल्यू किसी और से निकल के आएगी, तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये आपके भी कोर्स में है नहीं, तो ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ε0 इक्वल टू होता है 1/, ये μ0 जो होता है इसे बोलते हैं अपन मैग्नेटिक कांस्टेंट, और c है लाइट की स्पीड। तो जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास में ε0 की वैल्यू आती है, ठीक है। लाइट की स्पीड आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है, तो ये निकल के आती है। तो आपको बस ये याद रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम में आपको ये याद रखनी है, और आपको डायरेक्ट आपको वैल्यू वैसे तो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये याद रखो आप डायरेक्ट, ठीक है। ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए माध्यम चेंज हो गया तो फिर क्या होगा? के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, विद्युतशीलता भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बल कितना आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। देखिए अब केस 1 लेते हैं कूलाम के नियम में। तो जब दो स्थिर बिंदु आवेश, जब दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में हैं तो कार्य करने वाला बल कितना निकाला हमने? F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वस टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। जब दोनों फोर्स क्या है? ये E है, E का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल। ये हमारा क्या है? विद्युत बल, ठीक है। और उन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? R। कितनी है? R। तो हमारा फोर्स क्या होगा? ये होगा। अब यदि देखिए मान लीजिए कोई अन्य माध्यम में, जब दोनों आवेश कोई अन्य माध्यम में हो तो क्या करेंगे? माध्यम चेंज होगा तो बल की वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो के होती है, ये जो हमारी के है, के की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता चेंज हो जाती है। हर माध्यम की एक विद्युतशीलता होती है, यानी विद्युतशीलता क्या होती है तो आपको समझना पड़ेगा विद्युतशीलता के बारे में। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब माध्यम चेंज होगा तो विद्युतशीलता कौन सी होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है, 1/4π। अब बोल रहा हूं अन्य माध्यम के लिए अपन क्या लेते हैं? एप्सिलॉन। क्या लेते हैं? ओनली एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिए मैं 2-3 बार विद्युतशीलता बोल रहा हूं, तो आपको समझना पड़ेगा विद्युतशीलता क्या होती है। देखिए कोई भी माध्यम होता है हमारा, उसका एक विद्युत का गुण होता है, उसके अंदर एक विद्युत का गुण होता है। तो वो जो गुण होता है ना विद्युत का, वो हमारे फोर्स के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा फोर्स होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उससे हम माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता।
यानी ऐसे देखिए, जब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, उस माध्यम के जिस विद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस गुण को हम क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, यानी यह है कि विद्युतशीलता अगर बढ़ाएंगे माध्यम की तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम विद्युतशीलता को कम करेंगे, कम करते जाएंगे, तो हमारा फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और विद्युतशीलता बढ़ेगी तो हमारी जो के है, के की वैल्यू क्या है, के बराबर 1/स्मॉल के, ये स्मॉल के क्या है 4 पाई, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। अब यह मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यदि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और के की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके समानुपाती होता है ना, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई में है, ये इसके ऊपर है, व्युत्क्रमानी हो नहीं सकता है, समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, विद्युतशीलता ऐसी होती है। अब विद्युतशीलता जो होती है, मतलब क्या चीज है जो विद्युतशीलता कम ज्यादा हो रही है, तो ये चीज होती है किसके कारण, परावैद्युतांक के कारण। परावैद्युतांक, इसके ऊपर चैप्टर है, टॉपिक है ये परावैद्युतांक। देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक की वजह से जो है हमारी विद्युतशीलता जो है कम होती है, ज्यादा होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। परावैद्युतांक को अपन बोलते हैं इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, परावैद्युतांक को अपन किससे दर्शाते हैं, हमेशा के से। देखो कोई भी माध्यम होता है ना, उसका एक परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। और वो जो परावैद्युतांक होता है, इसका मतलब ये है कि जो, देखो परावैद्युतांक में एक वर्ड छिपा हुआ है, इसे बोलते हैं परावैद्युत। परावैद्युत का मतलब होता है अचालक पदार्थ जो होते हैं ना, उनको ही परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ, जब बोलते हैं जब ये बिना किसी विद्युत के चालन से विद्युत प्रभावों को अगर ये उत्पन्न करे ना, बिना आवेश के चालन के बिना ही यदि ये विद्युत प्रभाव उत्पन्न करें, तो हम उनको क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से हम तब पढ़ेंगे जब विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, इसका एक टॉपिक है, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता आई है, इसलिए मुझे इसको समझाना है। ठीक है, तो इसे हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल के से, और आपने इसका नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं अपन कप्पा। कप्पा का सिंबल होता है, इसके द्वारा हम परावैद्युतांक को बताते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है कि भाई ये हमारे पास में कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम ले लीजिए, उस माध्यम में जो लगने वाला जो बल होता है ना, मान लीजिए इस माध्यम में मैंने 2 फोर्स लिए, और इस माध्यम में कोई भी माध्यम ले लिया, निर्वात नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, निर्वात माध्यम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो माध्यम है उसमें यदि हम 2 आवेशों को लेते हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेशों को लेते हैं, तो उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है ना, कार्य करने वाला जो बल होता है ना, वो निर्वात के बल से कितना गुना कम आ रहा है ना। निर्वात में जो बल लग रहा है, ठीक है, निर्वात में माना Fe लग रहा था हमारा, ठीक है, तो निर्वात में जो जितना बल लग रहा है, किसी अन्य माध्यम में जितना बल लग रहा है, उससे कितना गुना कम आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मैंने क्या बोला, ये इसकी डेफिनेशन से हमने लिखा है कि भाई इतना गुना, कितना गुना कम होता है, वो हमारा परावैद्युतांक होगा माध्यम का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, भाई Fe की वैल्यू तो हमको पता है कितना होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। ठीक है, और अन्य माध्यम के लिए क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन R², तो ये Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगी राशियाँ, ठीक है, 1/4 कट जाएगी, बचेगा क्या, कप्पा इक्वल्स टू परावैद्युतांक को बोलेंगे अपन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया ये, देखिए ये 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 1/एप्सिलॉन। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ये। ठीक है,
इसको अपन एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन सिंबलों को क्या क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे पास में जो के था, कैपिटल के, कौन सा के? कैपिटल के, इसको अपन ने क्या बोला? एप्सिलॉन आर। तो इसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, और जो हमारा क्या आया? एप्सिलॉन आया, ये भी किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, तो इसको बोलते हैं अपन निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? ये होती है माध्यम की, सॉरी, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग है। निर्वात में है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन लेंगे। और यदि हम बात करेंगे हमारे परावैद्युतांक की, तो ये होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसे हम? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में संबंध हमने अभी निकाला है। किस किस के बीच में? निरपेक्ष विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के मध्य क्या संबंध है? तो आपको पता है, ये संबंध आप बता सकते हो कि के इक्वस टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वस टू आएगा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या आया था, ये एप्सिलॉन। तो जब हम इसको आगे ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं यहां से ले लेता हूं। इक्वेशन नंबर हमारी मान लीजिए ये अभी तक कितनी हो चुकी है, नंबर 2, 3 और 4 इक्वेशन है। इस 4 इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट करी तो कितनी आएगी? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा किसी अन्य माध्यम के लिए, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। अब इसमें देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पाई तो आपको पता ही है। तो अब निकालना क्या होता है, इसमें Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपने निर्वात के लिए निकाला बल, ये था निर्वात में। अगर कोई अन्य माध्यम हो तो उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम एक केस लेते हैं। ठीक है, केस क्या लेते हैं? यदि मान लीजिए हमारे जो Q1 Q2 हैं, उनका परिमाण 1 कूलम है। यानी दोनों के परिमाण कैसे हैं? Q1 बराबर Q2 के। Q1 बराबर क्या है? Q2 के। कितना है? 1 कूलम है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर हैं और इन दोनों के मध्य की दूरी हम ले रहे हैं R बराबर 1 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनके मध्य लगने वाला बल, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe कितना होता है? K डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल और उनके मध्य की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब आपने इसको कैलकुलेट किया हुआ है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू, ठीक है, 10 की पावर 9। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। ये हमको याद होना चाहिए। के की वैल्यू किसके लिए? ये निर्वात के लिए। के की वैल्यू निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात। हमेशा अगर माध्यम दिया हुआ नहीं है तो हमें कौन सा मानना पड़ेगा? निर्वात मानना पड़ेगा। निर्वात के लिए दोनों आवेश इसमें रखे हुए हैं निर्वात में, इसलिए के की वैल्यू क्या लेंगे अपन? ये लेंगे। ठीक है, अब Q1 Q2 कितने रह गए? 1 1। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो हमारा जो बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सॉल्व करोगे कितना आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कितना आएगा? 9। ठीक है, यानी कि निर्वात में यदि दो
आवेशों के मध्य इतना बल लगे और वो यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उन दोनों आवेशों के जो परिमाण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक केस लिया था आपको समझाने के लिए किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, किस तरह से हमारा जो बल होता है वो हमारे जो है के बराबर आ जाएगा। कब होगा, जब दोनों के परिमाण बराबर होंगे और वो दोनों 1 मीटर की दूरी पे स्थित होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है परावैद्युतांक के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक होता है किसी माध्यम में निर्वात के अलावा किसी माध्यम में यदि हम 2 चार्जेस लेते हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो निर्वात में लगने वाले बल के अपेक्षाकृत जितना गुना कम होता है वो हमारा परावैद्युतांक होता है, ठीक है। अब देखिए जो परावैद्युतांक होता है, अब देखिए कूलाम जो थे हमारे, कूलाम थे, उन्होंने बल के मान निकाले अलग अलग माध्यम में। पहले तो निर्वात में निकाला, माध्यम कौन सा था, माध्यम था, ठीक है, बल था। अब देखिए माध्यम यदि इन्होंने लिया पहले निर्वात या वायु, तो इन माध्यम के अंदर बल कितना था, सर्वाधिक था। बाकी जितने भी माध्यम निकाले थे उसमें बल कैसा था, इसमें सर्वाधिक था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिया कुचालक माध्यम। कौन सा माध्यम, कुचालक माध्यम, इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम। कौन सा, परावैद्युत माध्यम। कुचालक को क्या बोलते हैं, अचालक, कुचालक, जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस माध्यम में बल कैसा आया, निर्वात से अपेक्षाकृत कम बल आया, अपेक्षाकृत कम बल प्राप्त हुआ, ठीक है। और इनको जो है आगे इन्होंने बल निकाला सुचालक माध्यम में। किस माध्यम में, सुचालक माध्यम में। तो सुचालक माध्यम में क्या हुआ कि जो बल था वो कैसा हो गया, 0 हो गया। कैसा हो गया, शून्य हो गया। कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई निर्वात में सब सर्वाधिक बल मिला, फिर कुचालक माध्यम में थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ और सुचालक माध्यम में बल 0 क्यों हुआ। तो इसको पता करते हैं हम। अब इसका जो आंसर है वो कहाँ छिपा हुआ है, परावैद्युतांक में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो वो हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ये बल 0 क्यों आया, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या है कि देखिए परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक के बारे में पता होना चाहिए। माध्यम के जो परावैद्युतांक कांस्टेंट होता है ना, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो हमारा परावैद्युतांक होता है के, जिसको अपन बोलते हैं के, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू जो होती है वो निर्वात के लिए कितनी होती है, कितनी होती है, के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। निर्वात के लिए कितनी होगी, 1 होगी। और अगर हम बोले कि वायु के लिए जो हमारा एप्सिलॉन आर है वो कितना होता है, वायु के लिए अगर देखें एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1.00056, ठीक है। और यदि माध्यम कैसा है, सुचालक है, तो सुचालक यदि माध्यम है तो हमारा के बोल दो, कप्पा बोल दो, या फिर बोल दो एप्सिलॉन आर, एक ही बात है। तो हमारा माध्यम अगर ये ऐसा है तो उसका जो परावैद्युतांक आएगा वो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कैसा आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। यानी जो फोर्स होगा हमारा कैसा प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि यदि हम एप्सिलॉन नॉट कब लेंगे, जब माध्यम कैसा होगा, निर्वात होगा, तब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2/r²। लेकिन अभी हम सुचालक माध्यम लेंगे तो मैंने बोला निर्वात के अलावा जो भी माध्यम लोगे वो क्या होगा, अन्य माध्यम में आएगा। वो किस में आएगा, अतिरिक्त माध्यम में आएगा। उसके लिए हम क्या लेते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, वो क्या होती है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो सुचालक माध्यम हो, निर्वात के अलावा जो भी माध्यम हो, उसके लिए सबके लिए हम एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, एप्सिलॉन बराबर हमने ड्राइव किया था इसकी वैल्यू,
ठीक है, कितनी आई थी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी। तो एफ ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई के, कैपिटल के, ये कैपिटल के, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल के है, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो इसको आप, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सबकी पुट करोगे तो देखिए ये जो वैल्यू होगी, इसमें देखिए के की वैल्यू कितनी है, सुचालक माध्यम के लिए के की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, कितनी है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आप किसी चीज से भी गुणा करते हो, इन्फिनिटी को आप किसी भी चीज से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी को अगर अपन किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो वो चीज, वो पूरी पूरी जो टर्म होती है वो कैसी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो मतलब नीचे की पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब एक का डिवाइड इन्फिनिटी से होगा, ठीक है, तो पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो को मल्टीप्लाई जब हम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से करेंगे तो ये पूरा फोर्स कैसा आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा आएगा, जीरो आएगा, कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे आई वैल्यू पूरी की पूरी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो क्यों आया, सुचालक माध्यम में फोर्स जीरो होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो टॉपिक डालिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, देखिए बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करना है, क्यों करते हैं। जो हमारी बल होती है वो कैसी होती है, बल एक सदिश, बल एक सदिश राशि होती है। और जब बल एक सदिश राशि होती है तो हम इसका क्या करते हैं, सदिश निरूपण करते हैं। तो हमारे पास में दो स्थिर बिंदु आवेश थे, दो स्थिर बिंदु आवेश थे, कौन कौन से थे, एक तो था हमारे पास में Q1, एक था हमारे पास में Q2, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा थी उसके अनुदिश हमारे बल काम कर रहे थे, जो था F21 और एक था F12, ठीक है। इनके ऊपर हमने सदिश के चिन्ह लगाए हैं क्योंकि हम इसका सदिश निरूपण कर रहे हैं। देखिए इस लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश ये बल कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, स्थिर बिंदु आवेश, दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, इसलिए इनके मध्य कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा बल है, जो हमारा विद्युत बल है, प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, को क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो इन दोनों आवेशों को हम क्या लेते हैं, इनकी स्थिति देखते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के सापेक्ष हम इनको एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, किस में लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में लेते हैं। और एक्स वाई प्लेन में जब देखते हैं इनकी स्थिति मूल बिंदु से क्या है, तो क्या इनकी जो स्थिति बताने वाला सदिश होगा कौन सा होगा, स्थिति सदिश होगा, क्या होगा, स्थिति सदिश। तो Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, ये स्थिति सदिश हो गया इसका R1 लेते हैं हम, क्या लेते हैं, R1। ऐसे ही Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, R2 होगा, क्या होगा, R2 होगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं कि भैया Q1 से Q2, Q1 से Q2 हम जा रहे हैं, ठीक है। हम Q1 से Q2 जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सीधी दूरी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सीधी दूरी। तो ये क्या होगी, विस्थापन होगी, क्या होगी, एक तरह से विस्थापन दूरी होगी, ठीक है। तो जब हम Q1 से Q2 जाएंगे तो हमारा सदिश क्या आएगा, इस दिशा में जाने पे R12, क्या आएगा, R12। और यदि हम इस दिशा में जाते हैं तो क्या आएगा, R2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं इसके अंदर, तो तब R12 क्या होगा,
Q1 से Q2 पे जा रहा है, हमारा जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, Q1 से Q2 पे। तो हमारा जो बल, हमारा जो स्थिति सदिश होगा क्यों, क्या होगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, R2 माइनस इनिशियल। ठीक है। और ये सदिश का परिमाण होगा तो वो क्या होगा, परिमाण कैसे दर्शाते सदिश का, R2 माइनस R1। ये हो गया इसका परिमाण। अब देखिए, अब हम बल ले रहे हैं F21। तो हम जानते हैं F21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/, माध्यम कैसा है, निर्वाती है, परीक्षण के लिए, प्रयोग के लिए हम निर्वाती लेता है, गुलाम ने निर्वाती लिया है परीक्षण के लिए। ठीक है, तो माध्यम है निर्वात, Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन दूरी जो विस्थापन है, विस्थापन सदिश कौन सा है हमारा, R12 इस दिशा में। ठीक है, तो R12 लिख दीजिए। अब इसके परिमाण का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और इसकी जो दिशा होगी वो किसे दर्शाएंगे, विस्थापन की, R12 कैप से, किससे, R12 कैप से। ठीक है, R12 कैप मतलब ये दिशा बता रहा है, यानी हमारा जो सदिश है, कौन सा, ये वाला सदिश, कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेके 2 पे, 1 से 2 पे, Q1 से Q2 की ओर है। इसलिए कहां से है, Q1 से Q2 की ओर। जो बल लग रहा है वो Q1 से Q2 की ओर लग रहा है ना, इसलिए। अब देखिए, हम जानते हैं किसी भी सदिश का, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सदिश का जब हमें यूनिट वेक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एकांक सदिश बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें R12 सदिश का एकांक वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सदिश ले लिया और उसका परिमाण से उसे डिवाइड कर दिया, R12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर, किसका, हमारे स्थिति सदिश का, विस्थापन सदिश का। ठीक है, अब देखिए हमारे विस्थापन का। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसके अंदर, इसकी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, F21, जब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में F21 कितना आएगा, 1/4πε0। ठीक है, Q1 तो Q2 ऐसे कैसे आ जाएगा, अपॉन R12, ये पहले से स्क्वायर था। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, एक तो हमारे पास में आएगा R सदिश 12 अपॉन इसका परिमाण, ठीक है, जो अभी हमने देखा था R12। ठीक है, और ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा, तो 1/4πε0, 1 Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का होल क्यूब, और ये हमारे पास में क्या है, R12। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, R12 की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको अपन। तो यहाँ से हम इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू पुट करते हैं R2 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1, इस सदिश का परिमाण का क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये सदिश है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये सिंपल ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन, किसके लिए आई, ये हमने किया, इसको सदिश को निरूपित किया। क्या किया, सदिश को निरूपित किया। अब देखिए, यदि हम इस साइड, इससे इस साइड जा रहे हैं, मतलब Q1 से Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं, तो हमारा सदिश, स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21, जो विस्थापन है, ठीक है, जो विस्थापन है वो चेंज हो गया, दिशा चेंज हो जाएगी। यानी कि यदि R12 से यदि हम चेंज करके 2 से 1 की तरफ जाएं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये सदिश इससे विपरीत दिशा के अंदर है तो ये इसके माइनस का हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फोर्स भी होगा ना, फोर्स 12 जो होगा वो भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, बस उसमें माइनस करना है, मतलब उसका जो हमारा जो कैप आएगा, आई कैप आएगा, उसका आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी ये बल जो है
वो इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी F21 वो इसके विपरीत दिशा में है। तो ये बल अगर यदि ऐसे लग रहा है Q1 से Q2 की तरफ, तो ये बल कहाँ लग रहा है? Q2 से Q1 की तरफ, यानी Q2 से Q1 पर लग रहा है। ये कौन सा बल है हमारा? F12। और ये कौन सा बल है हमारा? F21। दोनों की दिशा विपरीत हो गई, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया। ठीक है, तो यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो ना, Q1 Q2 अपॉन, अब आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो कितना आएगी? R1 माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, R1 माइनस R2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अब कहां से कहां जा रहे हैं? Q2 से Q1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? इनिशियल क्या है? तो यहां पे हमने क्या किया, जो हमारा जो R21 था कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 माइनस R2 बराबर R21। ये आपको समझ में आया नहीं आया? ये आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 इस तरह से। तो ये हमारा फोर्स आ गया, ये हो गया इसका सदिश निरूपण। एक फोर्स कहाँ पे आया था? ये रहा, एक फोर्स यहाँ पे आ गया। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया। ये सब न्यूटन के अंदर आएंगे। किसमें आएंगे? न्यूटन के अंदर आएंगे। दोनों यूनिट किसमें आएगी? न्यूटन के अंदर आएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, अब निकालते हैं बहु आवेशों द्वारा लगने वाला बल। किस पर? हमारे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, बहु आवेशों द्वारा लगने वाला बल, या बोल सकते हो बहु आवेशों के बीच लगने वाला बल। बहु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसको बोल सकते हो बहु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब आपके पास में जो है हमारा जो माध्यम है निर्वात, उसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए एक Q1 है। ठीक है, एक हमारे पास में ले लिया हमने Q2 ले लिया, एक हमने ले लिया यहाँ पे Q0 ले लिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा Qn। क्या हो गया हमारा? Qn। ठीक है, ऐसे करके हमने ये Q थोड़ा सा n थोड़ा पास में बना देता हूँ, ये Q है और ये हमारा n है, Qn। इस तरह से बहुत सारे आवेश हो गए Qn तक। ठीक है, अब ये जो आवेशों का एक निकाय बन गया। अब इन आवेशों के निकाय के मध्य अब हम परीक्षण किस पे कर रहे हैं? मान लो इस आवेश पे देखते हैं कि कितना बल लग रहा है। तो इस वाले आवेश पे ये वाला आवेश भी बल लगाएगा, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? सीधी दूरी, विस्थापन दूरी कितनी है? ये होगी, तो इसके अनुदिश बल लगेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा Q2 है उससे और हमारे परीक्षण आवेश जो Q0 है उसके मध्य की दूरी कितनी है? ये हो जाएगी सीधी दूरी। ऐसे ही Qn की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही Qn की भी निकाल सकते हैं। अब हम इन आवेशों की स्थिति देखने के लिए क्या करते हैं? XY प्लेन लेते हैं। ठीक है, और इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश निकालते हैं। अब मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम Q1 का स्थिति निकालेंगे तो क्या आएगा? जो हमने पहले निकाला था R1 सदिश। ऐसे ही Q2 का क्या आएगा? R2 सदिश। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। और Q0 का मूल बिंदु के सापेक्ष क्या आएगा? R0। और Qn का क्या आएगा? Rn। ऐसे ही कितने सारे आवेश होंगे, उन सबका ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला फोर्स इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, और वो कितना होगा? F किस पे लग रहा है? नॉट पे। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। ऐसे ही Q2 के द्वारा इस पे लगेगा तो कितना आएगा फोर्स? वो आएगा ऐसे, और वो होगा F02। और Qn के द्वारा भी लगेगा, तो Qn के द्वारा लगेगा जो बल लगेगा वो इस रेखा की, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, और वो होगा F0n। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये निकालना है कि
ये इतने सारे जो बल इस पे लग रहे हैं, तो हमें परिणामी बल निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी बल निकालना है। तो वो बल हम कैसे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। किसके किसके द्वारा? अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम परिणामी बल निकालेंगे। तो देखिए भैया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों यूज कर रहे हैं। हम अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, जितने सारे भी बल हमारे क्यू नोट पे लग रहे हैं, उन सारे बलों को हम सदिश योग करेंगे, और जो सदिश योग होता है वही हमारे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारे परिणामी बल को बताएगा, वही हमारे परिणामी बल को बताएगा। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो किसी अन्य आवेश के आने पर अप्रभावित रहता है, कोई प्रभावित नहीं होता। यानी आप सोच रहे होंगे कि यार Q1 भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, तो बल भी परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, Q1 जितना बल लगा रहा है वो उतना ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। भले इसके बीच में 4 5 6 7 कितने भी आवेश आ जाए, इसको जितना बल इस पे लगाना है वो उतना ही लगाएगा, वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है इसके अंदर। अब हम क्या लिखते हैं इसमें, देखिए, इस निकाय का बहुआवेश का हमने क्या किया, सदिश निरूपण कर दिया, ठीक है। इसका सीधी सदिश निकाला मूल बिंदु से, जो कितना है R1, इसका R2, इसका R0, इसका Rn। तो हमारे पास में निकाय में कौन कौन से हमारे आवेश हैं? Q1 है, Q2 है, ठीक है, और Q1 Q2 से लेके Qn तक, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं। ये निकाय के आवेश हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक क्यू नोट लिया है। क्यू नोट क्या है? ये परीक्षण आवेश है। क्या है ये? परीक्षण आवेश। धनात्मक है ये। कैसा है? धनात्मक है, परीक्षण आवेश। अब इस धनात्मक परीक्षण आवेश जो है, जो हमने लिया है, जिस पर सभी आवेश द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, उसका जो परिणामी बल है वो हम लेते हैं F नोट। F नोट क्या है? ये हमारा परिणामी बल है। कैसा है? परिणामी बल। परिणामी बल है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। कैसे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो हम लिख सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से क्यू नोट पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग परिणामी बल F नोट को दर्शाएगा, ठीक है। अब देखो, स्थितियां कौन कौन सी है। अब हमने XY प्लेन में जो निकाय के जितने भी आवेश हैं उनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थितियां ली है, ठीक है। स्थिति सदिश बनाए, कौन कौन से हैं वो? R1 सदिश, R2 सदिश, और ऐसे करते 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 कितने हो जाएंगे? Rn तक हो जाएंगे। जितने भी आवेश होंगे उनके सबके सदिश किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे परिणामी बल। परिणामी बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लिखेंगे जितने भी सारे बल हमारे क्यू नोट परीक्षण आवेश पे लग रहे हैं, उन सबका सदिश योग हमारे परिणामी बल को बताएगा, ठीक है। तो परिणामी बल को बताने के लिए हम लिखेंगे F नोट, ये हमारा परिणामी बल है, F1 F नोट 1 प्लस F नोट 2। जितने भी सारे बल लग रहे हैं क्यू नोट पे, कौन कौन से? F नोट बल लग रहा है, F नोट 1 है, ले लिया। F नोट 2 लग रहा है इस पे, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। ऐसे ही हमारे पास में F नोट n लग रहा है, सारे जितने भी आवेश है Qn की वजह से। तो ये सारे को का सदिश योग हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, F नोट n। अब इनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, ठीक है। तो F नोट बल किस माध्यम में लग रहा है? वो लग रहा है हमारा निर्वात के अंदर, ठीक है, ये स्मॉल के है। और इनके मध्य किन किन आवेशों के मध्य लग रहा है? Q1 और Q नोट के मध्य। तो लिख दो Q नोट मल्टीप्लाई बाय Q1 अपॉन। अब देखिए, ये जो सदिश बता रहा है वो क्या बता रहा है? स्थिति कहाँ से लेकर कहाँ तक की है? विस्थापन स्थिति क्या है हमारी? है Q1 से लेकर Q नोट। कहाँ जा रहे हैं अपन? Q1 से लेकर Q नोट। दिशा क्या है? Q1 से लेकर Q नोट। तो क्या लेंगे हम? R कैप 1 नोट। और इसका हम परिणाम लेंगे तो क्या लेंगे? परिमाण लेंगे तो क्या लेंगे? 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 नोट का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस के F नोट 2 निकालो आप। F नोट 2 कैसे निकालोगे? किन किन के बीच में लग रहा है?
Q0 और Q2 के बीच में लग रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ लग रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, Q2 से Q0 की तरफ जा रहे हैं। तो कौन दर्शा रहा है इसको, स्थिति दिशा कौन दर्शाएगा, दिशा के लिए हम करेंगे r कैप कर देंगे इसका, ठीक है, इस सदिश का। और इसका परिणाम क्या होता है, परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे ही हम निकालेंगे Fn के लिए, तो हो जाएगा k Q0 Qn अपॉन R0 n, ठीक है, इसका स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, R0 n कैप में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, कैप, ठीक है। ऐसे अपन ने इसको लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहां पे हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, k कॉमन आ गया। और या k की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, k की वैल्यू होगी तो क्या आएगा 1/4πε0, ठीक है। Q0 Q1 अपॉन R10 सदिश के परिमाण का स्क्वायर और इसकी दिशा हो गई। ऐसे ही इन सबके लिए लिखोगे 1/4πε0। स्क्वायर R0 है कैप। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल दीजिए, 4πε0 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4πε0 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया इसको। और Q0 कॉमन आ रहा है, ओके। और इन सब का जो हम सम करेंगे तो i=1 से लेके n तक, और Q0 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, Q1 i अपॉन R0 इसका स्क्वायर। मैं देखो धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जल्दी जल्दी मैं नहीं लिखूंगा। और ये हो जाएगा R0 कैप। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इन सब का सम है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो बहुत इजी होता है, फाइनल माइनस जहां से आप जहां जा रहे हो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। अब जैसे मान लीजिए Q1 से Q0 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता था हमारा R सदिश 1/0 क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है R0 अपॉन R1, ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको निकालना हो R0 के लिए R0 माइनस R2 जाएगा, ऐसे इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगी। तो ये हमारा बहुआवेशों के लिए परिणामी सदिश की वैल्यू आ गई, मतलब F0 की वैल्यू ये आएगी न्यूटन के अंदर, इसमें आएगी न्यूटन के अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम अंतर पढ़ते हैं और समानताएं और कुछ अंतर विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में, इसको हम बोलते हैं Fg, इसको बोलते हैं हम Fe। तो दोनों जो बल होते हैं इनके अंदर कुछ समानताएं भी होती है और कुछ इनमें विषमताएं भी होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों जो नियम होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये बल भी करता है और ये बल भी करता है, दोनों इस नियम का पालन करते हैं। मतलब ये कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी यदि r है, दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी यदि r है, यदि इस दूरी को हम बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। और यदि इस दूरी को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हमारी r है उसको मैं दुगना कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, दुगना कर देता हूँ, तो हमारा जो नया फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स से कितना गुना कम होगा, 4 गुना कम होगा, ठीक है, क्योंकि मैं दूरी क्या कर रहा हूँ, दुगनी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो गुरुत्वीय बल होता है वो भी दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, तथा ये प्रकृति में कैसे होते हैं,
आकर्षण बल होते हैं। कैसे होते हैं ये प्रकृति में? हमेशा दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता इन बलों में। ठीक है, तो ये जो होता है वो भी दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर दूरी मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आकर्षण उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं। दूसरी बात अभी मैंने बताई थी कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, हमारे जो विद्युत बल होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रतिकर्षण बल भी होता है इनके अंदर और आकर्षण भी होते हैं। दोनों तरह का नेचर होता है इनका, प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण भी होता है। और हमारा जो गुरुत्वीय बल होता है वो कैसा होता है? नेचर में ओनली आकर्षण होता है, इसके आकर्षण होता है, आकर्षित करते हैं M1 M2। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज जो ये आती है, हमारा जो विद्युत बल होता है, विद्युत जो बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर, या ऐसे बोल सकते हैं समानुपाती नियतांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? समानुपाती नियतांक। क्या था? स्मॉल के समानुपाती नियतांक पे निर्भर करता है। जबकि हमारा जो गुरुत्वीय फोर्स होता है वो कभी भी इसके समानुपाती जो नियतांक होता है इसे बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी जो फॉर्मूला था वो क्या था? एफ जी इक्वल्स टू जो हमारे द्रव्यमान थे M1 M2 इन दोनों का गुणनफल अपॉन R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एफ जी था वो गुरुत्वीय समानुपाती नियतांक जो होता है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जबकि हमारा जो फोर्स होता है वो क्या था? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि के ऊपर क्या कर रहा था? निर्भर कर रहा था। जब माध्यम चेंज हो रहा था तो के की वैल्यू चेंज हो रही थी, और के की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारे विद्युत बल की वैल्यू भी चेंज होती थी। ठीक है, इसलिए ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो ये मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही।